यमन की सेना ने इजराइल पर किया ड्रोन से हमला। इजरायली सरकार में मची खलबली। इजरायली मीडिया के मुताबिक यमन से इजरायली कब्जे वाले इलाकों में 4 ड्रोन दागे गए हैं, जिनमें से एक ने रेमन हवाई अड्डे के टर्मिनल को निशाना बनाया। इजरायली चैनल 14 ने भी ये जानकारी दी है कि रेडार सिस्टम ने यमन से कब्जे वाले क्षेत्रों की ओर ड्रोन्स दागे हैं और 3 ड्रोनों को रोक लिया गया। इजरायली आर्मी रेडियो ने भी शुरुआत में एक मिलिट्री सोर्स के हवाले से ये घोषणा की थी कि ये यमनी ड्रोन रेमन हवाई अड्डे के यात्री टर्मिनल को निशाना बना चुका है। और इस बीच इजरायली रेडियो और टेलीविजन ने भी बताया कि फायर ब्रिगेड दल रेमन हवाई अड्डे पर लगी भीषण आग को बुझाने में जुटे हुए हैं, जिस पर काबू नहीं पाया जा सका है। जिसका मतलब यह है कि ये अटैक बहुत बड़ा था। हमले के बाद इजरायली ऑफिसर्स ने तुरंत उस क्षेत्र के हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया और उड़ानों को सस्पेंड कर दिया गया। येदिओथ अहरोनोथ अखबार ने भी बताया कि हमले के बाद इजरायली सेना प्रमुख के घर के आसपास के क्षेत्र को बंद सैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, यानी कि इसे फिलहाल के लिए बैन कर दिया गया है। इस इलाके को बैन का मतलब यह हुआ कि यहां पर किसी भी तरह से कोई भी हवाई उड़ान, कोई भी एयरप्लेन, एयरक्राफ्ट इस हवाई क्षेत्र में नहीं प्रवेश करेगा। अक्टूबर 2023 की अगर बात करें तो गाजा युद्ध के बाद ईरानी समर्थित हूती विद्रोहियों ने यमन से इजराइल और रेड सी में जहाजों पर हमले करने शुरू कर दिया और उसके बाद से लगातार ये जो युद्ध है वो अग्रेसिव तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। और अब यमन ने एक बार फिर से इजराइल पर बड़ा अटैक किया है। 4 ड्रोन दागे हैं। अब एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से जानने की कोशिश ये करेंगे कि कौन कौन से बड़े हमले इस बीच, जब से ये वॉर शुरू हुई, जब से टेंशन दोनों देशों के बीच में शुरू हुए हैं। हूथियों ने मिसाइल, ड्रोन और क्रूज मिसाइल्स का सहारा लिया। अधिकांश हमले या तो इंटरसेप्ट हो गए, लेकिन कुछ ऐसे रहे जो सक्सेसफुल भी रहे, जिसमें इजराइल को बड़ी तबाही भी हुई है, इजराइल को बड़ा नुकसान भी हुआ है। 10 प्रमुख हमलों का चलिए एनालिसिस करते हैं या विवरण देते हैं। जिक्र करेंगे 19 जुलाई 2024 का, जब यमन की ओर से, हूथियों की ओर से अटैक किया गया इजराइल पर। तब टेल अवीव को टारगेट किया गया था, वहां पर भी ड्रोन से अटैक किया गया। एक समद 3 याफा ड्रोन ने टेल अवीव के अपार्टमेंट बिल्डिंग को निशाना बनाया और इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, 10 घायल हुए थे। यह हूती हमला पहली बार ऐसा था जब सफल रहा था और तभी से ही एक के बाद एक बड़े हमले हूती इजरायली पर कर रहा है, इजरायलियों पर कर रहा है और बड़ा नुकसान इजराइल को पहुंचा रहा है। उसके बाद 20 जुलाई 2024 को इजराइल ने हमला किया और इजराइल द्वारा हूती क्षेत्र में बड़ा हमला किया गया। आईडीएफ ने अल हुदैदा और यमन के पोर्ट पर मिसाइल हिट की और एक एयर स्ट्राइक की। 14 की मौत हुई, 90 लोग घायल हुए। और इसके बदले 19 जून, अच्छा ये बदला लिया गया था 19 जुलाई का, यानी कि 19 जुलाई ड्रोन हमले के अगले दिन हुआ था, 20 जुलाई को। इसे आप एक तरीके से ये कह लीजिए कि इंतकाम के तौर पर देखा जाए तो सही होगा। 21 दिसंबर 2024 राफा, टेल अवीव में मिसाइल हमला किया गया। हूथियों ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी जो कि खेल के मैदान में गिरी। 16 लोग हल्की रूप से घायल हुए थे। विस्फोट की चपेट में आने से कई खिड़कियां जो हैं वो टूट गई थी, कई घर बर्बाद हो गए थे। और उसके बाद अगला हमला 19 दिसंबर 2024 को रामतगन में हुआ था। स्कूल पर मिसाइल अटैक हूथियों द्वारा किया गया था। एक मिसाइल स्कूल में लगी, 3 लोग घायल हुए। यह हमला जहां पर रिहायशी इलाका था, जहां पर लोग रहते थे, मानव क्षेत्र में हुआ था। अब अगला हमला हूथियों की ओर से लगभग दिसंबर के बीच में किया गया था, मिड दिसंबर में किया गया था। हाइपरसोनिक मिसाइल से बड़ा हमला किया गया था। हाइपरसोनिक मिसाइल पैलेस्टाइन से हमला किया गया था और पैलेस्टाइन 2 का इस्तेमाल अभी आपको याद होगा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर एक बार फिर से हूथियों द्वारा इजराइल पर करके बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। हूथियों ने पैलेस्टाइन 2 नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का दावा किया कि ये मिसाइल उन्होंने दागी थी, हालांकि जिसे इजराइल ने बाद में इंटरसेप्ट कर लिया था। अगला बड़ा हमला दिसंबर के बाद मार्च में किया 2025 को। मिसाइल और ड्रोन्स की लहर, मतलब एक के बाद एक कई मिसाइलें, एक के बाद एक कई ड्रोन्स जो थे वो हूथियों की ओर से इजराइल पर दागे गए। आईडीएफ के अनुसार अगर हम जानें तो उन्होंने जो जानकारी दी उसके मुताबिक मार्च 2025 से हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें और यूएवी ड्रोन फायर किए हैं। हालांकि अधिकांश इंटरसेप्ट हुए, लेकिन राजनीतिक और सुरक्षा दबाव बनाया गया। इजराइल ने भी इसे गंभीरता से लिया। कुछ टाइम के लिए ये थोड़ा सा हमला जो है वो कम नजर आया, लेकिन अब फिर से अग्रेसिव हो रहा है, खासकर तब से जबकि हूथियों के प्रधानमंत्री को मौत के घाट उतार दिया गया बेरहमी से और साथ साथ मंत्रिमंडल के कई अधिकारी और कई बड़े ऑफिसर्स को भी इजराइल हमले में मार दिया गया। तब से हूथियों की ओर से कसम खा ली गई है कि हम आईडीएफ को किसी भी तरीके से बर्बाद करके छोड़ेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से बेदखल कर देंगे और इजराइल को बर्बाद कर देंगे। अब हमलों की कड़ी की अगर बात करें तो 4 मई 2025 को बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल से हमला किया हूथियों ने। एक बैलिस्टिक मिसाइल ने टर्मिनल के पास क्रेटर बनाया। एक सड़क और
वाहन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें 8 लोग घायल हुए, उड़ानों को रोकना पड़ा। यह हमला जो था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। बड़ा नुकसान पहुंचाने में इजराइल को हूथियों द्वारा जो कामयाबी हासिल की जा रही थी, ये मकसद उनका कामयाब रहा। और उसके बाद फिर 1 से 7 जुलाई 2025 लगातार हमले, हर दिन हमले हुए और इनका फिर जवाब भी मिला। देखिए, ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग इस्तेमाल किया गया, शुरू किया गया ये ऑपरेशन। हूथियों ने बेन गुरियन एयरपोर्ट, अशदोद, एस्केलोन पोर्ट ऑफ इलात और भी ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस थी जहां पर अटैक किया। मिसाइलों से सिर्फ अटैक किया ही, साथ साथ यूएवी हमले भी किए। इजराइल ने यमन में हुदैदा, रस इसा दरअसल सलीफ और रास कनातिब पोर्ट पर, पावर प्लांट्स पर एयर स्ट्राइक्स किए। हमलों की संख्या कई ज्यादा बढ़ गई और बहुत सारे हमलों के एयर स्ट्राइक्स की खबरें आने लगी। और उसके बाद अगला हमला हूथियों ने इजराइल पर सितंबर 2025 में किया। क्लस्टर बम मिसाइल और शहरी क्षति। क्लस्टर बम, एक साथ कई सारे बम गिराना, और वो भी रिहायशी इलाकों में, और सिटीज को टारगेट किया हूथियों ने क्लस्टर बम वॉरहेड वाला मिसाइल छोड़ा, जिसमें एक मुनिशन के घर के यार्ड में ये गिरा। थोड़ी बहुत जरूर इसमें क्षति हुई, लेकिन उसके बाद फिर अगला इन्होंने सितंबर 2025 रामून एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया। एक ड्रोन रवानी से रामून एयरपोर्ट की आवागमन हॉल में जाकर लगी और उसके बाद फिर एयरपोर्ट को काफी टाइम के लिए बंद करना पड़ा। न जाने कितनी उड़ानें ऐसी थी जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया। एक व्यक्ति इसमें घायल भी हुआ था और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि एक व्यक्ति नहीं बल्कि 3 व्यक्ति घायल हुए थे। यह हमला बहुत ही महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण इस लिहाज से था कि इसके पहले एयरपोर्ट्स को, खासकर आवाजाही वाले या ये कह लीजिए कि सिविलियंस के जो एयरपोर्ट इस्तेमाल किए जाते थे, उन पर हूथी द्वारा अटैक नहीं किया गया था। तो कुल मिलाकर अगर अब देखें तो हॉस्पिटल, स्कूल्स, रिहायशी इलाके, मिलिट्री बेसेस, एयरपोर्ट्स, सबको हूथी टारगेट करने लगे थे। हूथियों की स्ट्रेटेजी में चेंज दिखाई देने लगा है और यह भी बड़ी वजह है कि इजराइल इस वक्त घिरा हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हूथियों के अटैक का हम मोटिव समझें या पैटर्न समझें तो हूथी कई तरह के हथियार इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन, मिसाइलें, क्लस्टर बम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि सावधानी और सुरक्षा के स्तर भी बढ़ाए गए हैं। यानी कि हूथी खुद भी अलर्ट हैं। और अगर हम उनकी सक्सेस रेट और अनसक्सेसफुल टारगेट्स की बात करें तो ज्यादातर हमले या तो इंटरसेप्ट होते रहे हैं, लेकिन कुछ में सफलता मिली है, जिसमें इजराइल को काफी नुकसान हुआ है। जैसे तेल अवीव का ड्रोन हमला जो था, जाफा मिसाइल जो बरसाई गई थी, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बड़ा सा क्रेटर बना और रामून एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया गया। ये हमले जो थे बहुत ही सक्सेसफुल रहे थे। इजराइल की अब इस पर रिएक्शन क्या था? देखिए, हमलों के जवाब में इजराइल ने यमन में एयर स्ट्राइक की, पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी एक्शन लिया, जिसमें कई मौतें हुई थी और काफी नुकसान भी हुआ था। अगर हम भूमध्य सागरीय और रेड सी के प्रभाव की बात करें तो हमलों ने समुद्री मार्गों और वैश्विक व्यापार को भी काफी हद तक प्रभावित किया है, जिससे कि लागत और बीमा प्रीमियम में भी वृद्धि हुई। हालांकि इस विषय पर विस्तार समिति बनाई गई है और विस्तार से चर्चा करने का विषय है, लेकिन अगर हूथी के हथियारों की बात करें, रणनीति की बात करें, क्योंकि उनके हथियार भले ही कितने ताकतवर हो ना हो, उनकी रणनीति बहुत ही ताकतवर है, या फिर वो इस तरह की रणनीति का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आईडीएफ को या इजरायली सैनिकों को वो मात दे पाते हैं। चाहे वो समुद्र की बात करें, आसमान की बात करें, धरती की बात करें, वो गुरिल्ला वॉर में बिलीव करते हैं। मारो, भाग जाओ, अटैक करो, छुप जाओ। मिसाइल और ड्रोन, हूथी उन्नत मिसाइलें इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें, और ड्रोन का भी इस्तेमाल करते हैं जो इजराइल के शहरों और एयरपोर्ट को निशाना बनाते हैं। अब हम छुपे हुए हमले का जिक्र कर रहे थे। कई हमले या तो रात में किए जाते हैं हूथी की तरफ से, या फिर सीक्रेटिवली अंजाम दिए जाते हैं, गुप्त तरीके से किए जाते हैं, ताकि इजराइल के रक्षात्मक सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जा सके, वो इस चीज को भांप भी ना पाए। अब टारगेट्स की भी बात करेंगे, मोटिव्स की भी बात करेंगे हूथियों की। नागरिक क्षेत्र को टारगेट किया जाता है, एयरपोर्ट्स को टारगेट किया जा रहा है, पोर्ट्स को टारगेट किया जा रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करके इजराइल को अनस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये कि क्या ये जो टेंशन है, ये संघर्ष है, ये इसी तरीके से बढ़ेगा? देखिए, अभी तक दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, अटैक का जवाब दिया जाता है, रिटेलिएशन देखने को मिलती है, और इंटरनेशनल लेवल पर भी अब इस टेंशन पर, इस संघर्ष पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि ये क्षेत्रीय सुरक्षा, ये रीजनल सिक्योरिटी, सेफ्टी, और अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो वैश्विक समुद्री व्यापार, सी के थ्रू जो ट्रेड किया जाता है, उसको बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। अब जिस तरीके के हालात लग रहे हैं, युद्ध जैसी स्थिति तो है ही, लेकिन क्या भविष्य में कोई और बड़ा युद्ध हो सकता है? ये युद्ध जो चल रहा है वो और अग्रेसिव हो सकता है, या फिर कोई तरीका है कि डिप्लोमेटिक तरीके से इसका सलूशन निकाला जा सकता है? ये राजनीतिक घटनाक्रम पर ही निर्भर करेगा, और इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों ही पक्ष आपस में बैठकर क्या पीस वार्ता या शांति को लेकर, सीज फायर को लेकर बात करना चाहते भी हैं या नहीं।
अगर हम मुख्य घटनाओं और प्रभाव की बात करें तो देखिए, हूती हमले कई बार तेल अवीव पर हुए, रामतगंज, जाफा, बेन गुरियन एयरपोर्ट और लाल सागर में हुए हैं। नुकसान की अगर बात करें तो नागरिकों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, इकोनॉमी को नुकसान हुआ है, न जाने कितने ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो बंद हो गए हैं। एंड अगर हम पॉलिटिकल प्रेशर की बात करें तो ये संघर्ष जो है, ये टेंशन जो है, वो मिडिल ईस्ट के बाकी हिस्सों में तनाव बढ़ाता है, खासकर ईरान और इजराइल और यूएस के बीच, हूती और इजराइल के बीच ये एक बहुत ही डिफिकल्ट, कह लीजिए एक जटिल और बहुपक्षीय संघर्ष है, जो यमन के सिविल वॉर, गृह युद्ध और ईरान इजराइल के बीच जो कंपटीशन वाला भाव है उससे जुड़ा हुआ है। हूती के पास मिसाइल और ड्रोन की ताकत बढ़ रही है, तो इजराइल की सुरक्षा के लिए एक बड़ा चैलेंज है। बढ़ती हुई हूती की मिसाइल और ड्रोन ताकत जो है वो इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी सेफ्टी चैलेंज है। इजराइल जो है जवाबी कार्रवाई जरूर करता है ताकि अपने नागरिकों और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा कर सके, लेकिन कई बार नाकामयाब हो जाता है। इस संघर्ष का असर ये हो रहा है, ये जो टेंशन चल रही है इसका असर ये हो रहा है कि मिडिल ईस्ट की राजनीति और सुरक्षा जो है वो, उसको लेकर चैलेंज जो है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है, और ये जो दायरा है टेंशंस का ये और भी बढ़ रहा है।